अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है जज बरतरफ, फैसलों का क्या बनेगा। आज जो ये खबर सामने आई है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में जो इंतजामी कमेटी थी उसने वीडियो स्कैंडल केस में जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया है। क्या जो फैसले हैं उन पर भी इसका बराह रास्त या बिलवास्ता फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। शुरू में हम जरा इस पर कानूनी राय देंगे और ऑफकोर्स इसका एक पोलिटिकल एंगल भी है, उस पर भी बात होगी। फिर बात करेंगे फिर -1 की गूंज। पाकिस्तान की सियासत में हर साल, 1.5 साल, 2 साल बाद -1 की जो एक चला दी जाती है, एक रॉ सी चल जाती है इस कॉन्सेप्ट की, ये इसके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं या वाकई -1 जो होता है इसमें कोई दम खम होता भी है इस थ्योरी में या नहीं। प्रोग्राम के आगे इस पे बात होगी आखिर में। और फिर एक और ट्रेन हादसा हो गया जी। अब जो ट्रेन हादसे जिस तवातर से हो रहे हैं, ओवरहॉल जो होना है, इदारों ने जो SOPs बनाए जाने चाहिए थे, न जाने और कितनी जाने जाएंगी। उसके बाद हम इस पर सोचो विचार करेंगे। आखिर में बात होगी प्रोग्राम के हिस्से में। क्विकली आपको जल्दी से बता दें, जो जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस है ये था क्या, आपकी मेमोरी रिफ्रेश करा दीजिए। 24 दिसंबर 2018 एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल की कैद और 5 अरब रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि दूसरे फ्लैगशिप रेफरेंस में जज अरशद मलिक साहब ने ही नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। 6 माह बाद 6 जुलाई 2019 को मरीम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनके साथ मुस्लिम लीग नून की तमाम सीनियर क़यादत मौजूद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज ने यह इल्जाम लगाया कि जज अरशद मलिक को इनकी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया है और नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिलवाया गया है। और यह भी कहा मरीम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर कुछ और शरारत की तो उनके पास मजीद वीडियोज भी हैं, मजीद सबूत भी मौजूद हैं। अच्छा, अब जो वीडियो थी इसमें दिखाया गया कि जज अरशद मलिक एक शख्स नासिर भट्ट के साथ नवाज शरीफ के केस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और वीडियो में जज अरशद मलिक अपने ही सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए नासिर भट्ट को अहम निकात भी बताते रहे। 7 जुलाई को जज अरशद मलिक ने प्रेस रिलीज में अपने ऊपर आयद इल्जामात की तरदीद की और 12 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अरशद मलिक को एहतसाब अदालत से फारिग करके खिदमात लाहौर हाई कोर्ट को वापस कर दी। और अब भी जो आज खबर आई है कि उनको बाकायदा बाज़ाब्ता कार्रवाई के बाद बरतरफ भी कर दिया गया है। तो हमने कहा आपको पुट के बैकग्राउंड बता दें। मरीम नवाज ने इस पर ट्वीट किया है, एक रिस्पॉन्स आया है PMLN की तरफ से ऑफिशियली। वो कहती हैं कि आज का फैसला बेशक सच की फतह, झूठ की शिकस्त है। इस फैसले ने नवाज शरीफ पर ही नहीं, अदल इंसाफ के दामन पर लगा एक बड़ा दाग धोया है। अल्लाह का बेइंतहा शुक्र जिसके यहाँ ना देर है ना अंधेर है। अब अदलिया के वकार और इंसाफ का तकाजा है कि दागदार जज के दागदार फैसलों को भी फाड़ फेंका जाए। इंसाफ कभी अधूरा नहीं होता। मुकम्मल इंसाफ का तकाजा यह है कि जिस तरह जज को बरतरफ किया गया है इसी तरह उसके बदउनवान फैसलों को भी कलअदम करार दिया जाए। इसके अलावा और ट्वीट्स भी हैं, लेकिन ये लोबी लबाब है PMLN के मुवक्कफ का। तो ये 2 ट्वीट्स मुझे मुनासिब लगी कि मैं यहाँ पर इस वक्त पढ़ दूँ। एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनकी कानूनी राय लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास और पैनल में भी लोग होंगे। अताउल्लाह तारिर साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग के, नासिर हुसैन शाह साहब, वजीर इत्तलात सिंध, और फरूख हबीब रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप तीनों का भी। एतजाज साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी। सर, आज मैं देख रही थी रिस्पॉन्स, हुकूमती जो रिस्पॉन्स है वो भी ये कह रहे हैं कि ये उनको लग रहा है कि ये उनकी फतह है। जो अपोजिशन है, आज मरीम नवाज की मैंने ट्वीट्स पढ़ के सुनाई और जनरली उनका सेंटिमेंट ये है, उनको लगता है कि ये आज उनकी वो सुरखरू हुए हैं। तो जरा इसके ऊपर अपने कमेंट्स दे दीजिए, जो आज ये डेवलपमेंट हुई है, ये आप इसको किस तरह से करेंगे एक्सप्लेन? नहीं, फतह तो किसी की नहीं है। ये अगर गवर्नमेंट कहे उसकी फतह है या नवाज शरीफ वाले कहें कि उनकी फतह है, फतह इसमें किसी की नहीं है। इसमें अगर कुछ गेन किया है तो अदलिया ने जरा अपना मकाम और अपना वकार पे जो धुंध सी आई हुई है उसको थोड़ा सा हटाया है। और लेकिन ये भी अजीब बात है कि एक करप्ट जज को निकालने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी सारी बैठे, यानी 7 जज हाईकोर्ट के बैठे। तो इस तरह अगर एहतसाब करना हुआ तो गिरफ्तार रहना हुआ तो पाकिस्तान में तो हजारा डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, लिटरली हजारा है, और उनके लेवल के लोग हैं। वो 7 जज, वो किस तरह तस्हीर तो हो ही नहीं सकती फिर अदलिया में। इसको इनको रिव्यू करना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट को खुद नजरसानी अपनी करनी चाहिए कि जो 2 जज बैठ जाए और वो एक इंदबाती कार्रवाई कर सकें एक सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के खिलाफ, बजाय ये कि 7 जज बैठे और वो 8 दिन में एक केस होगा और 7 जजेस इन्वॉल्व रहेंगे। एक तो ये चीज इसमें मेरा ख्याल है अदलिया को खुद अपने नजरसानी करनी चाहिए।
ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है जी कि आईनी और कानूनी एतबार से आपको अर्ज करूं, इसका असर बराह रास्त कोई मियां साहब की सजा पे नहीं पड़ता। इसका असर इस डिसमिसल से वो सारे फैसले जो मियां साहब के अलावा जितने भी फैसले हैं या मियां साहब के फैसले पे भी आ जाएंगे खसूसी तौर पे, पर ये फैसले कलअदम नहीं हो जाते। आपने ये देखा कि अबूरी आइन के तहत जिन जजों ने हलफ उठाया उन सब को सुप्रीम कोर्ट के 14 मेंबर बेंच ने डिसमिस किया, फारिग किया और वो निकल गए, अपने ओहदों से हटाए दिए गए। अब उनके ओहदों से किस बात पे हटाया गया कि उनकी अपॉइंटमेंट ही गलत हुई थी। ये खुद अरशद मलिक के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी अपॉइंटमेंट गलत थी, उसने उसको गलत तौर पे इस्तेमाल किया अपनी अपॉइंटमेंट। पर जिन जजों के बारे में कहा गया कि इनकी जो अपॉइंटमेंट थी तकर्री थी, वो ही खिलाफ आइन थी और वो बिल्कुल नॉन एस थी, उसका कोई असर ही नहीं। ठीक है। और वो वर्चुअली बहरूपियों की तरह बैठ के और अदल करके चले गए। उनके भी फैसले बरकरार हैं। अच्छा, फैसले बरकरार है एतजाज साहब, आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक और बात, ये जो फैसले बरकरार वैसे तो है, लेकिन क्या कोई तरीकाकार है, कोई पिटिशन कर सकते हैं कोई कि इन फैसलों को रिव्यू किया जाए कानूनी तौर पे? मोस्ट प्रोबेबली नहीं, वो फैसले बरकरार रहते हैं। वो एक डी फैक्टो का डॉक्ट्रिन है, एक डॉक्ट्रिन है डी फैक्टो का। अच्छा। और मियां साहब को और मरियम बीबी को अपने वकला से कहना चाहिए उनको इस पे एजुकेट करें। डी फैक्टो डॉक्यूमेंट का डॉक्ट्रिन जो है ये सदियों पुराना डॉक्ट्रिन है और ऐसे मामलात में ही आता है। अच्छा। अब आए अगर अरशद मलिक के मामले पर, अरशद मलिक को भी आप अधूरा आधा नहीं ले सकते कि आधा सच है और आधा झूठ है। अगर उसमें एतमाद, उसके बयान में एतमाद करना है तो फिर सारे पे एतमाद करना है। और उसमें वो कहता है कि मैं मियां साहब को जाके मिला, जब मियां साहब एक कॉन्विक्ट थे, सजा काट रहे थे, उनकी जमानत हुई 6 हफ्तों के लिए मेडिकल बुनियाद पे, वो अपनी जाती उम्रा तशरीफ ले आए और ये जज कहता मैं उनको जाके मिला और उनको जो बताया कि ये बयान मैंने दिया है, तो उन्होंने कहा ये काफी नहीं है, इसको बेहतर करके लाओ। तो इसमें तो मियां साहब खुद सबवर्जन ऑफ जस्टिस और उसमें आते हैं। और बीबी जो कह रही हैं कि मेरे पास और भी टेप्स हैं, ये खुद रिलाई नहीं कर सकते अरशद मलिक के एफिडेविट पे। खानदान शरीफ खानदान जो है ये खुद उस पर इनसार नहीं कर सकते। ये अपील में इनसार करें, उस अदालत में इनसार करें, उस एफिडेविट पे, तो एकदम इन पे आता है कि आप जो अपने बाकी वीडियोज हैं वो भी साबित करें और ये जो वीडियो है इसको भी साबित करें। और साबित करने से तो ये गुरेजा है, क्योंकि इन्होंने पेश ही नहीं किया वीडियो अदालत में। मैंने पहले दिन कहा था कि इनको मेरे पास ये पूरी चाबी है मियां नवाज शरीफ को बरी कराने की और रिहा कराने की। वो है, अगर ये वीडियो दुरुस्त है तो मेरे पास वो चाबी है। मैं तो भागा जाऊंगा अगर मैं मुस्लिम लीग नवाज का से वफादार हूँ और मियां साहब को जेल से निकलवाने की कोशिश करूंगा। तो ये इनके लिए इतने आसान बात नहीं है। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने आज ट्वीट किया है या मरियम बीबी ने ये एफिडेविट या ये मामला अदालत में खुद उठाने का फैसला कर लिया और अदालत में उठा लिया किसी अदालत से, उस दिन पता चलेगा कि इसका क्या भाव है अदालती कानूनी एतबार। ठीक है। उससे पहले ये बातें करने की बातें हैं कि जी ये बरियत हो गई और मेरे ये बड़ा
नहीं सर, इसमें ये एक पॉलिटिकल पोजीशन लिया है एतजाज साहब उन्होंने कि ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी से जो फायदा है अगर शक का, तो वो समझते हैं कि नून लीग के हमें मिलना चाहिए। उन्होंने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली, लीगल पोजीशन डेफिनेटली बिल्कुल डिफरेंट होगी इससे। यहां से आगे ऑफ कोर्स वो फैसले फाड़ के तो फेंके नहीं जा सकते, जैसे कि भी आपने क्लियर कर दिया, लेकिन रिव्यू तो किए जा सकते हैं। ये कोई तरीके से ये इस पे कोई एक नई पिटिशन डाली जा सकती है, ये लीगल ऑप्शंस होंगे ना उनके पास। ये जिस दिन करेंगे उस दिन हम देखेंगे, क्योंकि ये नहीं कर सकेंगे। ये इनको उल्टी इनके पलट के इनके सामने आएगी। बीबी मरियम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी टेप चलेगी। ठीक है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बैठे हुए हैं उन पर सब शहादती बनेंगे। वो सब शहादती बनेंगे कि वो आके गवाही दें उसकी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने टेप दी थी वो उसका ओरिजिनल कहाँ है, और ओरिजिनल के अलावा उसमें कोई कट ऑफ ब्रीफ नहीं किया गया, कोई कट एंड पेस्ट नहीं किया गया। ये इनके लिए आसान नहीं है। ये मरला वो कला से पूछ के और फूंक के करेंगे। अभी तक 1 साल हो गया, 6 जुलाई का ये वाकया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 1 साल में तो इन्होंने किसी अदालती या किसी तहकीकाती इदारे में वो टेप दी नहीं। सही। तो ये इनके लिए, मैं इनको मशवरा देने वाला हूँ, तो मैं इनको कभी मशवरा ना दूं कि वो टेप पेश करें। ठीक है। अगर मैं इनका वकील हूँ, बट दे आर वेलकम टू। वो विंडिकेशन इनकी जब भी होगी अगर वो टेप और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो दुरुस्त साबित की जाएगी। साथ के साथ लीडर बशमूल शहबाज शरीफ साहब अदालत में पेश होके हलफ लेके जिरा को बर्दाश्त करके ये बयान देंगे और उस टेप की तस्दीक करेंगे, वहां से ये मामला चलेगा। ठीक है। और अगर इन्होंने ये कोई दरखास्त दी अभी, तो हुकूमत मेरा ख्याल है वहां से मामला चलाएगी और वहां से लेके जाएगी। हुकूमत इतनी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहा भी है, मिर्जा शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट भी की है कि ये मामला जो है अभी यहाँ पर खत्म होता दिखाई नहीं देता। मैं अता तारिक साहब आपकी तरफ जाऊंगी, और चूंकि एतजाज साहब ने आपको एक कानूनी मशवरा भी दे दिया, उन्होंने कहा कि कोशिश कि मत कीजिएगा इसको आगे कंटेस्ट, बहरहाल ये वो टेप प्रेजेंट ना कीजिएगा, जरा कानूनी तौर पर ज्यादा उलझाव हो जाएगा। मैं देख रही हूँ आपका जो रिस्पॉन्स है, आपको लगता है कि ये पोजिशन वाइज आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है यहाँ पे आज की इस पूरी उसके इशू के बाद से। मरीम नवाज साहब बड़ी क्लियरली बात की है। सो अब आगे से स्ट्रैटेजी क्या है आप लोगों की, यहाँ से अब कहाँ लेकर जाएंगे इस मामले को? बहुत शुक्रिया हमारी मेमन साहिबा। मैं इससे पहले कि लीगल स्ट्रैटेजी की तरफ आऊं, मैं एक ओवरऑल पिक्चर आपको केसेस की देना चाहता हूं वेरी ब्रीफली कि मियां नवाज शरीफ साहब पे इल्जामात क्या लगे, मीडिया ट्रायल क्या किया गया, कागजात क्या लहराए गए, और अब मामला कहां आके ठहरा है, बिकॉज ये बहुत एक पेचीदा मामला है। मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया इकामा के ऊपर, बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद 3 रेफरेंसेस बनाए गए। एवनफील्ड का रेफरेंस, अल अजीजिया का रेफरेंस और फ्लैगशिप का रेफरेंस। ये 3 रेफरेंसेस नैब ने एहतसाब कोर्ट में सबमिट करा दी और इनका ट्रायल शुरू हो गया। सही। अब जो एवनफील्ड रेफरेंस है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा मुअत्तल की। नैब उस सजा मुअत्तली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए एवनफील्ड की जो सजा मुअत्तली थी उसको अपहोल्ड किया और कहा कि नैब की इसमें कंटेंशन गलत थी, और नैब जो इसमें व्यू ले रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी अथॉरिटी से तजावुज किया है, वो बात गलत है। और बाकी भी ऑब्जर्वेशंस दी कि नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफी सारे एतराजात थे जो नहीं उठाए। तो ये तो एक सजा तो चले मुअत्तल हो गई, वो अपील अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेगुलर हियरिंग के लिए वो पड़ी है, वो इंशाल्लाह सुनी जाएगी। नंबर 2, फ्लैगशिप में वो बाइज्जत बरी हो गए। नंबर 3 अब बच जाता है अल अजीजिया। अल अजीजिया पूरी तरह कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि देखिए बात यह है कि एक एफिडेविट है अरशद मलिक साहब का जो कि लगता है कि वो हाइंडसाइट में दिया गया है, वो आफ्टर थॉट है। एक तरफ वो वीडियो है जिसके अंदर वो इकरार कर रहे हैं कि मेरे पर दबाव था, मेरे पर प्रेशर था, और अब एफिडेविट में जो उनकी बातें हैं वो बरक्स हैं उसके जो उस वीडियो के अंदर बातें की गई हैं। अब उन्होंने जो एफिडेविट जमा कराया, हैरानगी की बात यह है, और इसको आप नोट कीजिएगा, एफिडेविट उन्होंने कब जमा कराया? जब ये वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई। अगर इतने वो दिल के सच्चे थे
और उनको लगता था कि ये बाकी सारी चीजें जो है वो गलत जा रही हैं, तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जज हाई कोर्ट में क्यों नहीं उनके पास गए, क्यों नहीं बताया? अच्छा तारिर साहब देखिए ना, अब ये तो आपके पर्सपेक्टिव की बात है ना, अगर मैं आप किसी और से पूछूं यहाँ पे, हो सकता है वो ये कहे कि जो पहला बयान था, जो पहली वीडियो के अंदर थी, वो दबाव के अंदर था, वो किसी खौफ के तहत था, और बाद में जो एफिडेविट है वो उनकी सही स्टेटमेंट। ये तो पर्सपेक्टिव है ना, ये तो आपको मैं क्वालिफाई करूंगा अपनी स्टेटमेंट को, मैं क्वालिफाई इस तरह करूंगा, हम जेल में हैं, ठीक है जी, हम ऑपोजिशन में हैं, हमारा क्या दबाव है? किसी हाई कोर्ट के जज के पास जाते और कहते कि जी ये मेरे साथ ये मामला हो गया है, क्यों नहीं गए? और जो बातें एफिडेविट में की गई हैं, मैं इस केस में मुलजिम हूं, जो एफआईए वाला केस है हमारी साहिबा, मैं भी 1.25 घंटा लाहौर इधर तफ्तीश भुगत के आया हूं, और मैंने तो कोई ऐसी चीज नहीं देखी कि देखिए एफिडेविट के साथ कोई सपोर्टिंग एविडेंस होता, कोई वो जो जियो टैगिंग करके या जो वो करते हैं जिससे लोकेशन पता करते हैं, बताते कि इस तारीख को इस वक्त मैं लीगल टीम में ख्वाजा हारिस साहब को, अमजद परवेज साहब को, आजम तारर साहब को या अता तारर साहब को मिला था, बताते कि जी किस वक्त मिले थे, ये उसकी लोकेशन आती उनकी, हाई कोर्ट को कहते हैं इंक्वायरी कर लें कि मैं इन लोगों को मिला था, या जिन्होंने दबाव डाला या लीगल टीम। तारिक साहब आपकी जो सारा नैरेटिव है वो ये कि उनको ये करना चाहिए था। अभी मैं एतजाज साहब से बात करी थी, आपने सुना भी, उन्होंने ये भी बताया कि आप लोगों ने भी क्या नहीं किया इस 1 साल के अंदर, ना वो वीडियो प्रेजेंस की, ना आप लोगों ने उसमें उस तरह से आगे कोई बात को इसको बढ़ाया, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आप देते रहे। नहीं, लीगली मैं बताता हूँ ना आपको, देखिए जो एफआईए का केस चल रहा है, हमने तो डे 1 आपको याद होगा, फिरदौस आशिक अवान साहिबा तब मशीरे इतलात थी, उन्होंने फोरेंसिक पे बात की, अनाउंस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम फोरेंसिक करवा रहे हैं, हमने चैलेंज दिया, हमने कहा जी दुनिया में जहां मर्जी से फोरेंसिक करवा लें, यूके की बेस्ट फोरेंसिक साइंस एजेंसी से करवा लें, आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नंबर 2, ये बात याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी जज अरशद मलिक का केस चला था, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थी, और हमारी रेगुलर अपील अभी पेंडिंग है। हमारी जो अजीजिया की रेगुलर अपील है वो सेंटेंस, सस्पेंशन, सजा मुअत्तली अपनी जगह, मगर वो पेंडिंग है। व्हाट आई एम सेइंग इज लीगल ऑप्शंस मौजूद है, और वो हम एक्सरसाइज करेंगे भी। और देखिए एफआईए में हम पेश हुए हैं, कोई किसी ने पेश होने से कोई उज़र पेश नहीं किया, नहीं ठीक है, पेश हुए हैं। ये सारी बात ऑन रिकॉर्ड है। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी आगे क्या करेंगे। मैं आती हूँ आपकी तरफ, मुझे फारूक हबीब की तरफ बढ़ना है। फारूक साहब, ये जो आप लोगों की मुझे समझ इसलिए नहीं आ रही कि इस केस के अंदर ये अदालत का मामला है और ये मामला है जी शरीफ साहब खानदान की अपनी लीगल उसका, सो आप लोग क्या इसमें खुद जो ये स्टेटमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, तो आप लोग क्यों पट बन रहे हैं? पार्टी इनको डील करने दे अपने तमाम मामलात, अदालती मामलात हैं, आप लोग उससे अपनी किनारा कशी रखिए। आप जब स्टेट देते हैं तो फिर ये लोग कहते हैं कि जी असरअंदाज होते हैं इदारों के ऊपर आप लोग। देखें, असरअंदाज हमने क्या होना है इदारों के ऊपर? इदारों के ऊपर तो ये हमेशा असरअंदाज होते आए हैं, और इसकी पूरी तारीख है। और जस्टिस कयूम की जो टेलीफोन टेप है शहबाज शरीफ के साथ, वो भी आपके सामने है। और अगर इनके आर्गूमेंट को ये मान लिया जाए फॉर द टाइम बीइंग कि जो फैसले जज अरशद मलिक ने किए हैं वो तमाम फैसले जो है उनको दोबारा जो है उनकी हैसियत ख़त्म हो गई, तो बड़ा सादा सा सवाल है कि फ्लैगशिप रेफरेंस के अंदर भी जज अरशद मलिक ने ही नवाज शरीफ को बरी किया था, तो फिर उस फैसले की हैसियत भी जो है वो रिवर्ट हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये अदालती मामला है और अदालत जो है उसको देखना चाहिए। अदालत बिल्कुल इसकी कानूनी पहलुओं को भी देख रही है। जो मैं जिस बात के ऊपर आना चाहता हूँ वो बात है जो एतजाज अहसन साहब ने बात की है कि उस वीडियो का अगर कोई रेमेडी इनको चाहिए तो उसका प्रॉपर फॉरम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहां पर वो केस चल रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस है अल अजीजिया के अंदर, इन्होंने मेरिट के ऊपर तो बेल भी नहीं अप्लाई की, मेरिट के ऊपर नहीं, ये तो वहां पर बेल भी लेने गए हैं तो वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर गए हैं। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, चेक कर लें आप। अगर इस वीडियो की इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी हैसियत है, तो इसको ये सबमिट करवा देते हैं अदालत के अंदर, उसको सबमिट करवा के और उसको अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। वो आज तक इन्होंने हिस्सा नहीं बनाया। अदलिया ने जो कार्रवाई की है हर जगह के ऊपर जो है को होली काउज नहीं बैठी हुई, ये एक अच्छी बात है। इदारों के अंदर भी एक एहतसाब का सिलसिला है, चाहे वो कोई इदारा भी हो। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी जुडिशरी है उसका तो काम है जो है इंसाफ को मेक श्योर करना। तो अगर वो इस किस्म की कार्रवाई करते हैं तो अपने इदारे की क्रेडिबिलिटी को मजबूत करते हैं, अपने वकार को बहाल करते हैं। उन्होंने जो फैसला किया उस फैसले को हम सराहते हैं, लेकिन उसको जो है वो पॉलिटिकली मैनोवर करना और विक्ट्री क्लेम करना ये हरगिज गलत बात है। मामला ये है कि जितना भी पनामा केस का भी चाहे ट्रायल चला था, चाहे अल अजीजिया का चला,
ये ओवरनाइट डिसीजंस नहीं आए थे मारिया, ये केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले, एक साल चले। लेकिन फरूख, इसका एक सियासी एंगल था, ये जो मामला था ये सियासी फ्रंट पे भी लड़ा गया ना, तो इसका सियासी एंगल क्यों वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे? देखें बात ये है कि ये जितने मर्जी एंगल्स उसके जो है वो एक्सप्लोर करते चले, लेकिन अल्टीमेटली मामला कहाँ जाना है? कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है। ये सजा जो है वो इनको फारूक हबीब ने लिख के नहीं दी, यहाँ अतात आरड़ साहब की ख्वाहिश पे कोई फैसले नहीं लिखेगी, ये फैसले जो हैं वो अदालतों ने ही लिखे हुए हैं। अगर एक अदालत इनका फैसला मुअत्तल कर रही है, क्विटल नहीं हुआ लेकिन मुअत्तल किया ना, और एक अदालत है, एक अदालत ने सजा दी, दूसरी अदालत ने मुअत्तल किया, तो ये मामला तो वहां पे जाना है। ये केस ना मेरा और आपका टीवी के ऊपर तो लड़ने वाला नहीं है, ये तो आर्गुमेंट्स वहां पर देने हैं, फैक्ट बेस्ड एविडेंस बेस्ड बात होनी है, वहां पर जाके बात करें। और मामला ये है कि उसको आप नजर करना, तो वो तो फिर दूसरा एंगल भी है, उस जज साहब का एफिडेविट भी है। नासिर भट्ट कौन है? हमेशा नवाज शरीफ जब भी लंदन होते हैं उनके इर्द गिर्द दाएं बाएं कैमरों के पीछे नजर आते हैं। उस करदार ने तो सारा मामला मैनेज किया। नासिर जंजुआ जो इनके बड़े इस्लामाबाद की एक मशहूर मिड जैक के नाम से जाने जाते हैं, वो बड़े मशहूर हैं जिन्होंने ये मैनेज किया। और जो वो ब्लैकमेलर मुल्तान का है उसकी रेपुटेशन चेक करें उस तारीख की, उसका तो काम है सरकारी अफसरों को ब्लैकमेल करना, उनकी वीडियोस बनाना। अगेन ये फरूक, ये तमाम मामला जो है ना, हाँ ये अदालत में सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। हाँ, ये मामले सारे अदालतों में। पेटेंट सुन लें, ये एक पेटेंट तरीकाकार है, कभी BMW, कभी लोगों के टेलीफोन IB के जरिए टैप करवाना, उनको ब्लैकमेल करवाना, ये PMLN की पूरी एक हिस्ट्री है। ठीक है, इस तरीके से ये ब्यूरोक्रेसी को, जुडिशरी को, इदारों को मलाइन करते आए हैं। ये आज कोई नया मामला नहीं है जो जज अरशद मलिक का मामला है। ठीक है, मुझे थोड़ा उसको उम्रे की ऑफरें करवाते रहे, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, मुझे मुलाकातें करवाते रहे। आपका नुक्ता आ गया, आपका नुक्ता आ गया। मैं पहले शाह साहब की तरफ जाना चाहूंगी। और एक और अहम पॉइंट लेने जाते जाते, मियां नवाज शरीफ साहब की दरखास्त पर उनकी ख्वाहिश के ऊपर जज अरशद मलिक के पास इनका केस लगवाया गया था, वरना ये केस जो है वो एहतसाब अदालत के जज बशीर सुन रहे थे। जज बशीर से केस उठवा के जज मलिक के पास लगवाया। मुझे शाह साहब की तरफ बढ़ना है। ताल्लुक नासिर भट्ट से था। छोटा सा पॉइंट अगर आप ले लें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट। 20 सेकंड जल्दी से बताते हैं। जी जज अरशद मलिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन जमा कराई थी जो एफिडेविट था। हमारे वकील जनाब ख्वाजा हारिस साहब ने उसके रिस्पॉन्स में मियां नवाज शरीफ साहब की एक एप्लीकेशन जमा कराई कि जज को कहा जाए कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू जो वीडियो कम ऑडियो है उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करे। हमारी एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड है, और जब अपील में मामला टेकअप होगा तो इंशाल्लाह वो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये हमारी एप्लीकेशन है। शाह साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी सर, ये जो भी वीडियो कब जमा करवा रहे हैं, चले फर्क कब जमा करा रहे हैं अदालत में, जब फर्क अभी सब आप कहेंगे हम जमा करा देते हैं, हमें कोई इशू नहीं। मैं तो कहता हूँ करवाएं, क्यों देर कर रहे हैं? मियां साहब को क्यों बाहर बैठा हुआ, मुल्क में आए, आकर सियासत करें, आकर वो वीडियो जमा करवाएं, रिहा कराएं उन्हें। आपने पता नहीं कहाँ छुपाई हुई है वीडियो। अच्छा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जब मामला टेकअप होगा तो इंशाल्लाह ये भी टेकअप होगा, हमारी दरखास्त मौजूद है। चले शाह साहब मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी। अभी कदम बढ़ाएं। एतजाज एहसन साहब ने जो भी पूरा ये व्यू दिया सर, ये उनका अपना जाती कानूनी व्यू होगा या पीपल्स पार्टी उसको इंडोर्स कर रही है? आप लोग उससे एग्री करते हैं या आप उस पर सर मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दीजिए बतौर पीपल्स पार्टी तर्जुमान एंड रिप्रेजेंटेटिव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। एतजाज़ एहसन साहब हमारे सीनियर पार्टी के लीडर हैं और ज़ाहिर है सीनियर कानूनदान भी हैं, और उन्होंने जो बात की वो बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट बात की है। वैसे भी इस वक्त अगर देखा जाए तो जुडिशरी की एक बेहतरी की तरफ आई है बात कि अगर कहीं पे कोई इस तरह की मुतनाज़ा बात होती है तो ऐसे जजेस पर एक्शन लिया गया है तो एक अच्छी बात है। लेकिन जाहिर है इस फैसले और इस वीडियो और दीगर चीज़ों ने जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो तो जाहिर है मियां साहब वालों को ही मिलेगा। अच्छा। वैसे ये सब जुडिस इशू है इसलिए मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा, आप ज्यादा इस पे कमेंट नहीं करना चाहते। बहरहाल मैंने आगे -1 हवाले की जो बातें शुरू हो गई हैं, चूंकि मैं पॉलिटिकल साइड पे आना चाहती हूँ, वो बात करनी है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, फिर नाज से शुरू करूंगी क्योंकि इस पे आप बात नहीं करना चाहते, उस पर फिर हम आपसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद आप लोग हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे आगे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पूरे हफ्ते होती रही है। ऑपोजिशन बहुत एक्टिव हमें दिखाई दी, मुतालबे भी उनके बहुत बड़े बड़े हैं कि वजीर आजम जो है, पीपल्स पार्टी कहती है वजीर आजम इस्तीफा दें। इस वक्त में -1 की बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही अपनी तकरीर के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। जाने उन्हें क्यों जरूरत पेश आई इसका जिक्र करने के लिए। PMLN की बात करें तो वो तो कहते हैं कि PTI में से -1 नहीं -PTI ही होनी चाहिए। इतने बड़े पैंडेमिक क्राइसिस सिचुएशन में माशाल्लाह हम लोग चाह रहे हैं कि इस वक्त डिबेट को इस नहज पर लेकर जाएं, इन खतूत पर बात हो। अपेरेंटली समझ में नहीं आती कि ये डिबेट जनरेट हो कहां से रही है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी नासिर साहब, ये इस वक्त वजीर आजम इन मिडल ऑफ दिस क्राइसिस, इन मिडल ऑफ दिस सिचुएशन इस्तीफा दे दें जी, वजह क्यों? मतलब इस वक्त क्या स्टेबिलिटी मुल्क को सूट नहीं करती, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? देखिए, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं या जो मौजूदा हुकूमत के स्टेप्स हैं, उनकी वजह से जिस हम लोग दो चार हैं जिस सिचुएशन से, उसमें तो ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। ये भी हकीकत है कि इनको 5 साल के लिए मैंडेट मिला था, इनको अपना टाइम पूरा करना चाहिए। लेकिन जिस सिचुएशन में इस वक्त हम लोग हैं, तो चलें, जो अपोजिशन है उसका तो ये मुतालबा बनता है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि -1 की बात हो रही है और -1 नहीं होगा और मैं ही एक चॉइस हूँ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, और फिर ये कि मेरे बाद भी ये होगा या दूसरी बातें होंगी। तो ये वो किसको मैसेज दे रहे हैं? चले, अपोजिशन का तो काम है ना, हमारा तो ज़ाहिर देख रहे हैं कि मईशत कहाँ पे है। इन्होंने जो वायदे किए, जो बातें की, लोगों को मामू बना दिया 2018 के इलेक्शंस में, हर तरह से यू टर्न लिए। कोई एक बात बता दें जो इन्होंने इलेक्शन से पहले की थी और आज उस पर कायम है। इनके अपने वोटर्स जो हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं, या इनके जो सीनियर लोग हैं, वो खुद परेशान हैं। तो इस हमारा तो मुतालबा बनता है, लेकिन ये खुद किस तरह कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती अंदाजा हो जाना चाहिए आपका कैसे बनता है। कुछ ना कुछ सीरियस इश्यूज है। पिछले 8 साल हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों, और राइटफुली सो, कहते हैं जी कि हर प्राइम मिनिस्टर को अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए, जमहूरी हुकूमत को अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए। मैं स्कूल ऑफ थॉट को इंडोर्स करती हूँ। फिर ये मुतालबा कैसे बनता है सर पीपल्स पार्टी का कि जो खुद वो जिस प्रिंसिपल पे खड़े हैं, खुद जब अपोजिशन में, अपोजिशन भी क्या सिंध में गवर्नमेंट में है, लेकिन आप ये मुतालबा करें जी कि इस वक्त चेंज हो, इस्तीफा हो, इन हाउस चेंज हो, कोई और अपने अंदर लेकर, अपनी पार्टी के अंदर से लेकर आ जाए। ये प्रिंसिपल्स कहाँ गए सर आप लोगों के? वैसे मारिया, देखें, मैं आपको अर्ज करूं, ये हमारा सिर्फ मुतालबा नहीं है, इस वक्त पूरा पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहे हैं। जो हमारे पाकिस्तानी बैरून ममालिक हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट जो होती है उसका जो 5 साल पूरे करने चाहिए उसको, लेकिन ये जो 2 साल गुजरे हैं इसमें उसकी सिमत का तयन होता है, पता चलता है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। अगर वो नीचे की तरफ ही आ रहा है पूरा मुल्क, उसकी मईशत, एक एक चीज, और जो इनका सबसे बड़ा नारा एहतसाब का, वो भी खोखला हो गया है। जो इनके साथ बैठे हैं उन पर किसी किस्म की कोई एक्शन नहीं होता। इनके अलाइज हैं, इनकी अपनी पार्टी के हैं, इनके मिनिस्टर्स हैं। अभी ये चीनी आटा वाला आया तो बड़ी बातें कर रहे हैं ये लोग कि जी देखिए हमने कमीशन की रिपोर्ट जो है सामने ला दी, उस पर एक्शन क्या हुआ? उसमें तो लिखा गया है कि वोटर को डिसाइड करने दे ना, वोटर को डिसाइड करने दे इलेक्शन के अंदर। जी, वोटर खुद उठा के बाहर फेंकेगा आपको। नहीं आपको वोटर की आवाजें सुनाई नहीं दे रही सर, उनकी तो जान निकाल के रखती है। इस तरह की महंगाई, इस तरह की चीजें, जी बिल्कुल वो तो होगा। उसमें तो जो इन्होंने, वो तो अंदाजा इनको लग पता जाएगा जब भी इलेक्शंस होते हैं कि क्या इन्होंने डिलीवर किया है, और लोगों को जो इन्होंने मामू बनाया या जिन लोगों ने इनको आगे लाए, वो तो सब अंदाजा हो गया है सबको कि उन्होंने क्या कर दिया। अच्छा, तो ये जमहूरी मुतालबा आप समझते हैं, ये जो कह रहे हैं कि वजीर आजम के इस्तीफे का ये जमहूरी मुतालबा है, ये ठीक है? मतलब ये प्रोसेस तो है ना, ये एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है। अच्छा। हम ये तो नहीं कह रहे कि ये हुकूमत जो बिल्कुल कोई और सिस्टम शुरू कर दिया जाए, हम तो इसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अच्छा। कि जाहिर है जब मुल्क बेहतर हालत में होगा तो सब चीजें हैं ना, ये हुकूमतें भी हैं, ये असेंबलियां भी हैं, ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी हैं, हम मिनिस्टर्स, MP, MNAs भी हैं, सेनेटर्स भी हैं। अगर मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, अगर मुल्क का दिवालिया निकाल
दिया जाएगा जो इनकी पॉलिसी है, तो फिर क्या कौन सी इलेक्शन, किस इलेक्शन की बात करेंगे, किस प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करेंगे? तो ये चीजें जो आप देख लें, कोई एक चीज देख लें, हालिया दिनों की बातें कर लें ना। ये ऑयल के क्राइसिस में क्या हुआ? ऑयल जब सस्ता था तो इन्होंने इंपोर्ट कर नहीं किया। मेरी डिबेट थोड़ी डिफरेंट है। एक चीज जो सस्ता हुआ वो भी लोगों को उसका ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, उसका कोई फायदा किसी आम आदमी को नहीं हुआ। और फिर जब महंगा कर दिया तो उसका तो जाहिर है वो भुगत रहे हैं सब लोग। सर, इशू टू इशू इस पे हम बहस कर सकते हैं। मेरा सिर्फ प्रिंसिपल्स के ऊपर सवाल था कि भाई जब एक जमहूरी मुद्दत किसी को कंप्लीट करनी चाहिए तो फिर वो सबके लिए इक्वल प्रिंसिपल होना चाहिए, और ये मैं इंडोर्स करती हूँ कि भाई सब हर जमहूरी हुकूमत जो है अपनी मुद्दत मुकम्मल करें। मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी फारूक हबीब साहब। चले, ऑपोजिशन का तो ये काम है, माशाल्लाह आप ऑपोजिशन काफी तवील करके आए हैं, आपको भी मालूम है कि भाई प्रेशर बिल्ड करना होता है, टफ टाइम देना होता है इस तरीके से। वजीर आजम क्या कोई अंडर प्रेशर है? बिकॉज उन्होंने खुद -1 की बात की, फिर आपके अपने जो वुज़रा हैं उनकी ट्वीट्स आ गई, माइनस इमरान खान की बातें करने वालों, सुन लो इमरान खान माइनस हुआ तो जमहूरियत भी माइनस होगी। इस तरह ये कहां से प्रेशर बिल्ड हो रहा है? क्योंकि खान साहब वैसे तो लेते नहीं है, उन्होंने कहा कि दे डोंट मैटर टू मी ऑपोजिशन। तो ये किसका प्रेशर था? जरा प्लीज थोड़ा इसको मुझे क्लेरिफाई कर दें। माइंड ओवर मैटर। हाँ, वो जो उनकी थ्योरी है। तो लेकिन ये लग रहा है कि दबाव में लग रहे थे इसके ऊपर। देखे बात ये है, बड़ी मुझे जब ये बात करते हैं मुझे नजर आता है कि हर महाज के ऊपर जो है ना वो अपोजिशन को शिकस्त का सामना है। बहुत कोशिशें करती हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी का हर ख्वाहिश पर कम निकले, बहुत निकले मेरे रुमा, फिर भी कम निकले। बेशुमार इन्होंने जो है वो हमारी हुकूमत को गिराने के लिए कोशिशें की हैं, लेकिन अब थक हार के जो है वो मिन्नत समाजत पे आ गए हैं। कौन सी कोशिशें की हैं? मुझे जरा गिनवा दें, दो कोशिशें गिनवा दें, मुझे तो कोई कोशिश नजर नहीं आई। देखें, पहली कोशिश थी जो इन्होंने मौलाना फजल रहमान को आगे लगाया, इलेक्शन कमीशन के बाहर लेके गए, ये शुरू की बात है। ठीक है, जनाब असम्बलियों में हलफ ही नहीं लेना चाहिए। खैर मौलाना पीछे रह गए, ये आगे जाके हलफ ले लिए। फिर इन्होंने जो है वो एक सेनेट के चेयरमैन को ऊपर भी लेकर आए, अदम एतमाद। फिर आपने देखा कि इनके अपने लोग खड़े होते हैं, बाद में इनका ही फैसला नहीं मानते, चेयरमैन सेनेट भी कायम रहते हैं। फिर इन्होंने कहा पिछली बार हम बजट पास नहीं होने देंगे, इतने अरकान हमारे साथ मिल गए, वहां पे ये नाकाम हुए। इसके अलावा इस बार फिर इन्होंने कोशिश की, 119 वोटों का मुकाबला 160 वोटों के साथ 41 वोटों की बर्तनी से जो है वो बजट मंजूर हो जाता है। फिर जो है वो एक रेंट ए क्राउड जिसको पीपल्स पार्टी PMLN फंड करती है, बावर्ची भी देती है, गंदम भी देती है, खाना भी देती है, कंटेनर भी देती है, फजल रहमान साहब को इस्लामाबाद भेजते हैं, फिर उनको खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। अच्छा। तो इनकी ख्वाहिशात तो बहुत जगह के ऊपर नाकामियां इनको हुई है, मेरी हमदर्दियां हैं इनके साथ। लेकिन जो भी ये कहते हैं ना कि शोर सुने, लोग तंग आ गए हैं, ये सिर्फ वही लोग तंग आए हैं जिनके खिलाफ एहतसाब हो रहा है, जिनसे इस मुल्क की लूट मार का 40 साल का हिसाब लिया जा रहा है। अच्छा। जो इस मुल्क के इदारों को खोखला करके गए। चले, यानी फरूक जो पेट्रोल नहीं मिल रहा या अब महंगा मिल रहा है, ये उनका शोर है। ये अवामी मसाइल नहीं है, ये जो चीनी के इशू से ये अवाम को फेक नहीं कर रहे। देखें, ये हम यही तो बात करते हैं कि इन्होंने अवाम के मसाइल के ऊपर बात कब की है। ये तो असेंबली आते थे, प्रोडक्शन ऑर्डर्स लेने के लिए आते थे, ये तो जमानतें लेने की बात करते थे। ये आज भी बात करते हैं कि हमारे ऊपर जो है वो आप इमरान खान अज़म छोड़ दे, इमरान खान जो है वो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने की बात छोड़ दे, इमरान खान नहीं। लेकिन मुझे बताएं ना, ये -1 का कौन सोच रहा है? अगर कोई सोच रहा है, ये कहां से टर्म आ रही है? देखें खान साहब को के कान में कहां से पड़ी? देखें, बात ये है, पीपल्स पार्टी को मैं बार बार कहूंगा कि ये लोग बड़े सियाने लोग हैं, ये भाग लोग हैं, ये जो है ना गीली मट्टी के ऊपर पाँव नहीं रखते। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की वहां पर खड़े होकर, जिन्होंने मियां साहब को कहा था अच्छा। कि मियां साहब पनामा लोग भूल जाएंगे, ये चंद दिनों की बात है, लोग पनामा नहीं भूले, मियां साहब जेल चले गए, जेल से लंदन चले गए। तो इस किस्म के लोग जब ये बातें करते हैं, फिर हमें इन्हें समझाना पड़ता है कि ये -1 के ख्वाब आपके पूरे नहीं होंगे। बेसिकली ये -1 की ख्वाहिश ऑपोजिशन की है, ये आप ये कहना चाह रहे हैं? वहां से सुने खान साहब, सुन ले -1 देखें, -1 कब हुआ था? जरा 30 सेकंड में एक्सप्लेन कर दो। -1 उस वक्त हुआ था जब करप्शन के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ने खत नहीं लिखा था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर -1 हुआ था। -1 हुआ था जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था। अच्छा। ना इमरान खान पे कोई ऐसा मुकदमा है, ना कोई ऐसा इल्जाम है। इमरान खान तो सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन होकर आए हैं। अच्छा। अगर ये -1 करना चाहते हैं, इनके पास अददी तादाद
मुकम्मल है तो ये असेंबली के अंदर आते एतमाद की तहरीक लेकर आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चले ठीक है, वो करने के ये काबिल नहीं है। हाँ। सिर्फ बातें कर रहे हैं, खोखले नारे लगा रहे हैं। सादा सवाल है, नहीं, आपके सादा सवाल के साथ मैं एक तस्वीर भी दिखाऊंगी इनको, तारड़ साहब को, फिर आपका सवाल इससे जोड़ूंगी। तारड़ साहब, कुछ आप लोगों के एमपीएस हैं जो मिले हैं जाके उस्मान बुज़दार साहब से, और जी, तो वो आप तो कह रहे हैं कि जी ये थिन आइस पे हैं। पंजाब में तो हम जो मनाजिर हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज है, वो हमें कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही हैं। उन्होंने बल्कि यहां तक कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब से बेहतर सीएम बुज़दार हैं, क्योंकि एटलीस्ट मिल तो लेते हैं, बात तो कर लेते हैं। तो पंजाब के अंदर ग्राउंड रियलिटी है कि आपके लोग जाके इन लोगों से मिल रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि इनकी सपोर्ट जो है वो खत्म होती जा रही है। ये कहां से मैच कर रही है ये दोनों बयानात, कॉल और फेल जो है? इसकी दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि -1 की बात इमरान खान साहब ने की और फवाद चौधरी साहब को उन्होंने कैबिनेट में खड़ा किया और उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के लोग मेरी पीठ पीछे साजिशें कर रहे हैं, तो इनको जरा शटअप कॉल दी जाए। असद उमर का नाम मैंने तो नहीं लिया, मुझे तो पता ही नहीं था असद उमर को साजिश कर रहे हैं। ना मैंने नाम लिया शाह महमूद कुरैशी का, मुझे तो नहीं पता था वो साजिश कर रहे हैं। ये तो काबीना में बदस्तों गिरेबां जब मामला हुआ और फैसल वाडा साहब और फवाद चौधरी साहब को खड़ा किया गया कि पीएम के खिलाफ जो काबीना में से साजिश हो रही है उनको शटअप कॉल दो, ये मामला तब निकला -1 का। ये मामला तब निकला जब जहांगीर तरीन साहब जो धरनों को फंड किया करते थे और अपने जहाज में सैरें कराया करते थे और उनको 100 अरब की चीनी का मुनाफा दिया गया किल्लत वाले साल एक्सपोर्ट की इजाजत देके और पंजाब गवर्नमेंट से सब्सिडी देके, और एफआईए ने उनका नाम ईसीएल में डालने की बजाय रात के अंधेरे में प्रोटोकॉल देके उनको प्राइवेट चार्टर्ड जेट पे रवाना किया। तो ये तो तब मामला जाके बिगड़ा क्योंकि बीएनपी एंगल से मुज़ाकरात जहांगीर तरीन साहब करते थे। पंजाब हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने अपने जहाज और ब्रीफकेस के जरिए बनाई थी। अच्छा, तो ये तो बीएनपी को हमने तो नाराज नहीं किया, चौधरियों का इशाया हमने तो नहीं रखवाया। चले बना लिया ना, बजट पास करा लिया ना उन्होंने, जो भी था। मैं आर्गुमेंट की तरफ आ रहा हूँ, मुझे अगर आप आर्गुमेंट बिल्ड करने दें। देखिए बात ये है, ये -1 की बातें इन्होंने खुद की, इत्तेहादी इनके नाराज हुए, हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। -1 इनका अपना क्रिएट करदा एक वो है मामला। जहां तक एमपीएस की बात है मारिया साहिबा, ये 6 अफराद जो आज से 1 साल पहले बुज़दार साहब को मिले थे, आज से 1 साल पहले, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। हम तो बल्कि समझते हैं कि ये काबिल फख्र बात है कि 166 में से वही 6 हैं, उसमें एक शख्स का ये इजाफा नहीं कर सके। और देखिए आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, स्टेटस को तोड़ने आए थे ना, एसएचओ लगाएंगे, गली नाली बनवाएंगे, ये 2 करोड़ का फंड ले लें, ये 4 करोड़ का फंड ले लें। बुज़दार साहब का जब भी सियासी कद थोड़ा छोटा होता है, वो ये 6 बंदे उन्होंने रखे हुए जो ये बुला लेते हैं। 6 बंदे जो है इनके बारे में पार्टी ठीक है, कोई पहले पिछली दफा भी आपने कहा था बुलाएंगे, पूछेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा क्या? इसमें से 4 ने तहरीरी तौर पे माफी मांग ली। अच्छा, बाकी 2 जो हैं उस हवाले से हमारी कल मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। देखिए वोट देने की जहां तक बात है, डिफेक्शन क्लॉज तो ऑलरेडी इनएक्टेड है, बट ये जो अभी शाह साहब बात कर रहे थे, मैं एक और तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जो ये अभी फारूक साहब ने भी बात की, एहतसाब की और लूटमार की, और उन्होंने कहा कि जी देखें ये करप्शन, और इनका करप्शन का नैरेटिव पिट गया है। इनके पास एक ही नैरेटिव है, वो एंटी करप्शन का ये लेके आए थे। बाकी तो इकोनॉमी इनका एजेंडा नहीं है, मुल्क की तरक्की इनका एजेंडा नहीं है। पीआईए इन्होंने तबाह कर दी, आज भी रेलवे का हादसा हुआ, पिछले लोग जो जल के बेचारे झुलस के मर गए थे, उनका कोई किसी ने पूछा नहीं कि उसका जिम्मेदार कौन है। शेख रशीद साहब रोज सियासी स्टेटमेंट्स देते हैं, आम आवाम का कोई हाल नहीं है क्योंकि ये अकाउंटेबल है नहीं। अच्छा, पनामा पेपर्स में जुल्फी बुखारी का नाम था। नैब के प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि इनको बुलाते हैं। आप लोग देखिए, जब एक्टिव ऑपोजिशन होती है ना, तो फिर उसके ऊपर आप इन चीजों के इश्यूज बनाते हैं। पैनेमा जो था वो खान साहब ने इशू बनाया, उसको हाईजैक किया, उसको प्रॉपर एक तहरीक में कन्वर्ट कर दिया। आप लोग मैं 23 फॉरेन फंडिंग वाला केस है, मैं खुद गया था, तमाम ऑपोजिशन पार्टीज गई थी कि डे टू डे हियरिंग करें। ये कभी स्टे ऑर्डर लेते हैं, कभी ये कहते हैं कि अकबर एस बाबर को जो है दरखास्त गुजार वो ठीक नहीं है, उसको दरखास्त गुजार नहीं होना चाहिए, उसका राइट नहीं है चैलेंज करने का। कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है। 6 दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए हैं, 6 दफा केस वापस रेफर हुआ है। इलेक्शन कमीशन में अब मामला चल रहा है, हम 2 बार वहां पे गए हैं, हमारे कई केसेस हाईकोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो मामला हमने टेकअप किए हुए हैं। बट पॉइंट ये है कि जब नैब जुल्फी बुखारी की इंक्वायरी बगैर किसी सबूत के खत्म करता है, अभी सबूत ढूंढते नहीं है, उनका नाम ईसीएल से निकाला गया। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी पनामा पेपर्स में इनका नाम है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में इनकी प्रॉपर्टीज हैं। 6 दफा बुलाया, ये ना आते हैं ना कॉल अप नोटिस का जवाब देते हैं। तो बात ये कि जहां पे आटा गायब हो, चीनी गायब हो, पेट्रोल गायब हो, दवाइयां गायब हो, आपके अपने लोग बीच में मुलविस हो,
तो ये कौन से एहतसाब का दर्ज दे रहे हैं? हमारे पे तो असासों का इल्जाम है ना, एहतसाब जो है ना, कोई करप्शन। जी शाह साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? टेंडर में कोई खुर्दबद का इल्जाम नहीं है, ये तो डायरेक्ट अवाम की जेबों पे डाके मार रहे हैं और लोगों को बाहर भेजते हैं। मारिया बस मेरे पास वक्त बड़ा कम है, सादा सा सवाल का जवाब ले लें, बड़ा सादा सवाल। वक्त बहुत कम है मेरे पास। तारड़ साहब ने बात हाँ। नहीं, मुझे पता आपका वक्त कम है, लेकिन सादा सवाल का जवाब ले ले कि जुल्फी बुखारी का पनामा केस के अंदर अगर नाम आया है तो क्या जुल्फी बुखारी आज से पहले जब पनामा केस आया था, क्या जुल्फी बुखारी उस वक्त किसी सरकारी ओहदे पे थे? देखिए फरूख साहब, इसमें तो फिर मरियम नवाज साहिबा भी किसी सरकारी ओहदे पे नहीं थी। नहीं, मरियम नवाज साहिबा किसी सरकारी ओहदे पे नहीं थी, तो डिपेंडेंट थी ना। हाँ चले, नवाज से डिपेंडेंट थी, जो आपने 3 बार के वज़ीर आज़म की बेटी थी। चले, जुल्फी बुखारी का कौन सा चाचा फूफा या वालिद कभी मिनिस्टर था या प्राइम मिनिस्टर था? चले, ये बहस इससे आगे बढ़ जाएगी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। बहुत आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, फिर ये हम जरा बात करेंगे ये जो रेलवे का आज हादसा हुआ है, कुछ हादसे जो है इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट आती है उसके बाद क्या कोई हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ भी गौर करते हैं, नहीं करते? ब्रेक के बाद फिर बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक और दिन, एक और रेलवे जो है उसकी एक ट्रेन का हादसा। इस दफा कराची से लाहौर जाने वाली ये ट्रेन थी, शाह हुसैन एक्सप्रेस, और इसमें ये टकरा गई एक बस से, जिसके नतीजे में 20 सिख यात्री जो है वो जान बहक हो गए थे। बड़ी अफसोस की बात है। एक जल्दी से जायजा लेते हैं जी शेख रशीद साहब की रेलवे का, क्योंकि अब ये हादसा कुछ बड़ी तवातर से होना शुरू हो गए। अगस्त 2018 से जुलाई 2020 तक छोटे बड़े 100 से ज्यादा हादसा हुए हैं और 150 से ज्यादा अफराद जान बहक और सैकड़ों जख्मी हुए। किसी महज़ब मुल्क में अगर ये हुआ होता तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स हो चुके होते या कोई हंगामी तौर पे इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती। 35 हादसा जो है ये ट्रेन पटरी से उतरने की वजह से हुए हैं। 45 हादसा फाटक के बगैर क्रॉसिंग पर, जबकि तकरीबन 25 हादसा फाटक क्रॉसिंग पर हुए हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रहा है सबसे बड़ा यहाँ पर, कि जो फाटक के इर्द गिर्द का इलाका है इसको कैसे सुपरवाइज किया जाए, मॉनिटर किया जाए। साल 2020 जो है इसमें जो है 2 बड़े हादसे हुए हैं, जिसमें 40 से ज्यादा अफराद अभी तक जान बहक हुए हैं। ये तारीख देख लीजिए कि कौन कौन से बड़े हादसा हैं अभी तक जो हुए हैं। 24 दिसंबर 2018 को फैसलाबाद में 2 ट्रेनों में तसादम होता है। 19 जून 2019 में ट्रेन और कार में तसादम होता है। 20 जून 2019 को हैदराबाद के मुकाम पर मुसाफिर और माल बरदार ट्रेन में तसादम होता है। जुलाई 2019 को घोटकी में फिर ट्रेन और कार में, अभी देखिए ना, ट्रेन और कार के जो तसादम है, आज भी ट्रेन और बस का तसादम हुआ है। तो प्रॉब्लम लाइज देयर। जिसकी भी गलती है तो खैर रिपोर्ट में सामने आएगा ये मामला, लेकिन आइडेंटिफाई हो रहा है एक पैटर्न के यहाँ पर क्या करने की खास तौर पर हंगामी तौर पर जरूरत है। 3 जुलाई को जो आज वाकया हुआ है, शेखुपुरा ट्रेन और सिख यात्री बस में तसादम हुआ है और उसके नतीजे में 20 हलाकतें हुई हैं। सबसे ज्यादा हलाकतें जो थी वो अक्टूबर 2019 में हुई थी, जब रहीम यार खान मुसाफिर ट्रेन में आतिशज़दगी हुई थी और वहां पर 74 अफराद जान बहक हुए थे। सो आप ये देख लीजिए कि ये शेख रशीद साहब की जो रेलवे है इसका अभी तक का रिपोर्ट कार्ड कैसा है इन 2 सालों के दरमियान। और ये किसी से छुपी ढकी छुपी बात तो है नहीं कि अगर माजी में क्या बयानात देते रहे हैं, खुद नवाज शरीफ साहब के दौर में जब ऐसा होता था तब इमरान खान साहब क्या कहते थे, शेख रशीद साहब क्या कहते थे, मुझे दोहराने की जरूरत भी नहीं है। हर शख्स को, हर बंदे को ये चीज मालूम है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।